Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. Myself Vivek Pratap Singh, Assistant Professor Department of Law, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये जर्नल स्टडीज़ पे डिपेंड है और स्पेशली ये हमने बनाया है जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो सिविल जज, ADPO, DLO या और भी लॉ के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो प्राय देखने में आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स लॉ में तो अपनी कमांड अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो GK GS का पोर्शन रहता है वो उनका वीक हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने एक वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, उसका ये हमारा पहला वीडियो है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश की जियोग्राफी यानी मध्य प्रदेश का भूगोल ये टॉपिक उठाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमाएँ, मध्य प्रदेश के आसपास का विस्तार, कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं, या मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु क्या है या दक्षिणी बिंदु क्या है। इन्हीं सारे जो फैक्ट हैं इन्हीं को हम मैप के माध्यम से और डायग्राम्स के माध्यम से आज समझेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर के प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फैक्ट जो होते हैं वो हमें या तो वन लाइन फैक्ट के रूप में हम उनको याद करें GS के, या डायग्राम और मैप्स आदि का सहारा लेके हम उनको समझ लें। तो मेरा मानना है कि जब हम मैप्स और डायग्राम की हेल्प लेते हैं तो वो फैक्ट हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहते हैं। तो अगर हमें कोई दिशा निर्धारण करना है, ज्योग्राफी में आप देखेंगे आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दिशाओं का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? तो इस हाथ पे हमारा ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे और उस मध्य प्रदेश के मैप में उसके चारों ओर सीमाओं को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, या कौन कौन से जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं जो कम से कम 2 राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। तो मन में जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, राइज होते हैं, यही पूछा जाता है आजकल जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, कि मध्य प्रदेश की सीमाओं कितने राज्यों से जुड़ती है, कौन कौन से जिले हैं, या पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से रहते हैं आपके। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व में, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश का मैप है, इस डायग्राम को आप मान लें कि ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो इसके पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है या पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, और टोटल कितने राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के चारों तरफ स्थित हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। ये वाला जो पूरा एरिया है यानी पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा, यहाँ पे आपका राजस्थान आएगा। और ये वाला जो पूरा एरिया है ऐसा, ये आपका गुजरात। दक्षिण में आ जाता है आपका पूरा महाराष्ट्र। और ये जो एरिया आपका बसता है ये कहलाता है आपका छत्तीसगढ़। सन 2000 यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है तो मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है। हालांकि उसी समय पे, उसी डेट में उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार से काट के झारखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश से काट के आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और आपको बता दूं कि इस टॉपिक के जस्ट बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, लेकिन 1947 से लेके 1956 तक के बीच का जो राजनीतिक घटनाएं रहीं, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, क्या क्या सिफारिशें हुई, क्या क्या मांगे थी, तो उन सब चीज़ों को हम उस वीडियो लेक्चर में
पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर से कनेक्ट कर पाएंगे। आज हम देखेंगे वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का कैसा है, वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं क्या क्या हैं। तो ये हमारे 5 राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश के चारों ओर 5 राज्य स्थित हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और 5वां छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित, सबसे पूर्व में स्थित कौन सा जिला है, या आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी स्थित जिला है वो है आपका सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सबसे पूर्व में स्थित जिला सिंगरौली है, क्योंकि सिंगरौली के जस्ट बाद फिर छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है। इसको आप ये नहीं समझे कि ये उत्तर प्रदेश के लिए सीमा बनाई हुई है मैंने, ये जस्ट एक डायग्राम है और मैप में आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर। यानी मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हुआ सिंगरौली और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाएगा अलीराजपुर। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिले का नाम है मुरैना, और पास में ही लगा हुआ भिंड भी है, लेकिन मुरैना का एक कुछ हिस्सा अधिक यूपी की ओर झुका हुआ है। और इसी प्रकार से दक्षिण का जो है सबसे दक्षिणी जिला आपका बुरहानपुर। तो इस प्रकार आपके पूर्व में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में बुरहानपुर, ये सबसे लास्ट पॉइंट हैं जो इनकी सीमाओं पे लगे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी सिंगरौली से लेके अलीराजपुर तक के बीच की दूरी कितनी है, या इसको यूँ कहें कि सबसे पूर्वी बिंदु से सबसे पश्चिमी बिंदु तक मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। तो ये टोटल लेंथ 870 किलोमीटर होगी। और इसी प्रकार नॉर्थ से आपकी साउथ तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी होगी वो होगी कुल 605 किलोमीटर। तो एक तो ये फैक्ट हो गया आपका कि पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी कितनी है मध्य प्रदेश की, 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है आपकी 605 किलोमीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो हम ऑनलाइन फैक्ट या अदर तरीके से याद रखते हैं, जैसे कौन कौन से जिले हैं। अब बात आती है जिलों की। आपने सीमाएं देख ली कि मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन कौन से राज्य स्थित हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं। अब ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में जब हम देखते हैं तो 2 तरह के जिलों को हम पढ़ते हैं, अंतर्वर्ती जिले और सीमावर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले वो जिले कहलाते हैं जिनकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य से नहीं जुड़ती, और जो क्या कहना चाहिए, जो सीमावर्ती जिले होते हैं वो ऐसे जिले होते हैं जिनकी सीमाएं कम से कम एक या अधिक राज्यों को छूती हैं। तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी होगी, या उनके नाम पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक 13 जिले, सबसे अधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं। उसके बाद राजस्थान से हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले, गुजरात से सबसे कम केवल 2 जिले, बुरहानपुर यानी महाराष्ट्र से 9 जिले, और छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगे हुए। तो ये तो हो गया एक डायग्राम।
और इसमें और भी फैक्ट हम ऐड करते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इसी डायग्राम में हम और भी फैक्ट ऐड करते जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से डायग्राम बना के बार बार प्रैक्टिस करें, तो हमें अलग से फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश पूर्व और पश्चिम की दूरियां, उत्तर और दक्षिण की दूरी, आसपास के कितने राज्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कितने ज़िले हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, ज़िलों के नाम अभी हम आगे देखेंगे। ये वाला मैप हम सिलेक्ट करते हैं, देखेंगे कि सारी चीज़ें वैसी हैं या नहीं। इसी प्रकार का डायग्राम हमने भी बनाया हुआ था। ये हमारा पूर्व था, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमने देखा था कि सबसे जो पूर्वी जिला है वो बताया था आपको सिंगरौली, वो आपका यहाँ रहा। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये आपका यूपी हो जाएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र, ये आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान। तो सबसे पूर्वी जिला हमने सिंगरौली देखा था। उसके बाद ये जो अलीराजपुर है, ये सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है आपका। ये आपका मुरैना लगा हुआ है, हालांकि भिंड भी यहाँ टच है, लेकिन मुरैना का एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा यूपी में घुसा हुआ है, इसलिए हम सबसे उत्तरी बिंदु मुरैना को मानते हैं। आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि भिंड भी यूपी से लगा हुआ है, बेशक लगा हुआ है, लेकिन हम मुरैना को सबसे उत्तरी जिला मानते हैं। और ये हमारा बुरहानपुर, दक्षिण में बुरहानपुर की सीमा महाराष्ट्र को छूती है। इसके बाद हमने इसकी लेंथ वगैरह देखी थी। तो इस प्रकार से मैप भी आपको बार बार रीड करने हैं। अब हम देखते हैं कुछ नॉर्मल फैक्ट। हालांकि आपने ये सारे पढ़े हुए होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए हम ये देख लेंगे क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। जैसे गठन, मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और जब आप पिछला आगे आने वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो 1947 से 1956 के बीच की चीज़ें भी उनमें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा फैक्ट है पुनर्गठन, यानी 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन होता है। यानी मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था, वो कम कर दिया गया था, यानी छत्तीसगढ़ वहाँ से हटा दिया गया था। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना दिया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। 1 नवंबर सन 2000 को होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, जिसका कुल क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा आता है। यानी मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे भारत के हिस्से का कितने परसेंट है? मात्र 9.38%। तो ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या यानी कुल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? हालांकि ये जो सारे आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो है 7,26,26,809। ये है मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका डेटा है। इसके बाद आप देखेंगे वर्तमान में मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। पहले ये 6वां हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना के बन जाने के कारण ये 5वां स्थान रखता है अपना। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे में बिहार और चौथे में पश्चिम बंगाल और 5वें में आपका मध्य प्रदेश आता है।
मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ये आपका अगला पॉइंट। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश की जो डेंसिटी है, मध्य प्रदेश का जो जन घनत्व है वो 236 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जो सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात है वो कितना है। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात 931 महिला पर 1000 पुरुष। मध्य प्रदेश में 931 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। वैसे भारत में सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो रहता है वो केरला का रहता है। हमारा अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन, जो मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन रेट है, जो साक्षरता दर है वो है 69.3%। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो है उष्ण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है यही सेम जलवायु भारत की भी है। हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह का मौसम रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। और ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है जलवायु का, क्लाइमेट का। तो ये हम अगले किसी लेक्चर में आपको बता पाएंगे। आगे ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी दूधसाह बुलबुल और वृक्ष बरगद। इसी प्रकार हमारा जो राजकीय खेल है मलखम, जिसे 2013 में अनाउंस किया गया था। और ये सारी चीज़ें यानी राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, इन सब का अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर यानी 1 नवंबर 1981 को ये चीज़ें अनाउंस की गई थी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु क्या होगा, पक्षी क्या होगा और वृक्ष क्या होगा। जैसे कि हमने आपको बताया राजकीय खेल क्या है हमारा, मलखम। और इस चीज़ की घोषणा कि हमारा राजकीय खेल मलखम होगा 2013 में की गई थी। और बाकी जो आपने अभी पीछे पढ़ा, राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष, ये घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर 1981 में। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीज़ें हैं, जैसे विधानसभा की सीटें, यानी मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है। और अगर डीप पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की में जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें किस कम्युनिटी का कितने % आरक्षण है, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 + 1 यानी 231 सीटें हैं। एक सीट हमेशा एंग्लो इंडिया यानी आंग्ल भारतीय के लिए रिजर्व रहती है। ये हो गया एंग्लो इंडियन का हिस्सा। तो कुल 231 सीटें हैं। अब 231 में एससी का रिजर्वेशन कितना है और एसटी का रिजर्वेशन कितना है। तो एससी का जो रिजर्वेशन है वो है 35 सीटों पर और एसटी का 47 सीटों पर। इसी प्रकार से लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 29 सीटें आती हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में, जिसमें एससी 4 और एसटी 6 सीटों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और विशेष बात ये कि राज्यसभा में एससी और एसटी का यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोई भी आरक्षण नहीं होता।
ये जो आपने अभी मैप में देखा था, डायग्राम में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से 9 जिले जुड़े हुए हैं, गुजरात से 2, उत्तर प्रदेश से 13 और आपके राजस्थान से 10 जिले जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ साथ आपको एक फैक्ट और लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मंदसौर को भारत का नेपाल या काठमांडू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर बेसिकली कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। लेकिन इसी तरह का एक मंदिर हमारे मंदसौर में भी है, और मंदसौर को इसीलिए यहाँ का काठमांडू या नेपाल कहा जाता है। जैसा कि हम देख रहे थे हमारे डायग्राम और मैप में कि हमने देखा था मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को छूती हैं? 5 राज्यों को। तो मैंने बताया था कि कुछ अंतर्वर्ती जिले होते हैं और कुछ सीमावर्ती जिले होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया था कि कौन जो कुछ जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक अंतर्वर्ती जिलों की लिस्ट दी हुई है। इन पे आप एक बार नज़र मार लें तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। अंतर्वर्ती जिले वो जिले होते हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य से टच नहीं करती। ये टोटल 18 जिले हैं। अभी 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती कितने जिले हैं, तो राइट आंसर 18 ही होगा, जिनमें ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद, दमोह, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला और उमरिया शामिल है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 1947 से 1956 के बीच की जो राजनीतिक घटनाएं थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।